CE 146 का ये ब्लॉक 2 है, औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। इसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट सेकंड देखेंगे कार्य अभिवृत्ति। अच्छा, किसी भी चीज़ को समझने से पहले ना उसका हेडिंग अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसका फर्स्ट हेडिंग है हमारा कार्य संतुष्टि की परिभाषा, विशेषता और प्रकृति। तो कार्य संतुष्टि क्या है, क्योंकि पूरा एग्जाम में हमको बुक की लैंग्वेज से नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्योंकि बुक की लैंग्वेज में पहली बात तो समझना मुश्किल हो जाता है, दूसरी बात इसका कुछ मीनिंग जैसे संगठनात्मक हो गया, शोधकर्ता हो गया, अब इंग्लिश में हम रिसर्चर बोलते हैं, संगठनात्मक हम ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इस चीज़ों को समझने में और समझाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो पहला है हमारा कार्य संतुष्टि। अच्छा, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो जॉब करते हैं या जिस भी हम प्रोफेशन में हैं, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस काम से कितना संतुष्ट हूँ, ठीक है, क्या वो काम मेरे मन को प्रसन्न कर रहा है, मुझे खुशी दे रहा है या मुझे दुखी कर रहा है, ठीक है, वो मेरे मन के काबिल होगा। मन के मुकाबले अगर हम कोई काम करें, जैसे मान लो मेरी हॉबी है सिंगिंग करना, ठीक है, और मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसमें एकदम मतलब मैं उसी को करना चाहती हूँ फ्यूचर में। और सपोज़ कोई मुझे ज़बरदस्ती कोई अदर फील्ड में भेज दे रहा है कि तुम सरकारी नौकरी कर लो, ये कर लो, तो क्या होगा, इन दैट केस मैं सरकारी नौकरी में खुश नहीं रहूँगी, तो मैं उस काम से क्या रहूँगी, संतुष्ट नहीं रहूँगी, असंतुष्ट रहूँगी। और अगर सिंगिंग करती तो उसी में मैं संतुष्ट रहती। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम अपने काम को कितना सकारात्मक लेते हैं और कितना नकारात्मक लेते हैं, अपने काम के प्रति कितनी हमारी निष्ठा है, हम कितने खुश है उसी में। कार्य संतुष्टि की कुछ 100 सालों से जो है इसकी विशेषताएं और परिभाषाएं दी जा रही है। इसकी सबसे इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा लॉक ने दी है, जिन्होंने इसे किसी की कार्य या कार्य के अनुभव के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप एक सुखद या सकारात्मक भावात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। दूसरी परिभाषा कुक एट अल ने कार्य संतुष्टि को एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है, जो नौकरी और नियोक्ता संगठन के मूल्यांकन में स्वयं के व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त योगदान में के रूप में प्रकट होता है। यानी ठीक है, जो भी आपका व्यक्तिगत उद्देश्य, आपका जो टारगेट है, आपका कोई लक्ष्य होगा ना कि हाँ आप सिंगिंग करके आप बहुत फेमस होना चाहते हो, आप अपने शहर है ना, आप बॉलीवुड लाइन में जाना चाहते हो या हॉलीवुड सिंगिंग करना चाहते हो, है ना, उन सब चीज़ों में कि आपका कोई एक एम होता है हमारा कि हम अगर ये जॉब कर रहे हैं तो हम 2 साल में हम इस लेवल पे पहुंच जाएं, फिर हम ऐसा काम करें, है ना, लोग मुझे इस तरह से जाने या मेरी इस तरह से पहचान बने, उस चीज़ के बारे में कहा है। तीसरे हमारे हैं लैम्बर्ट, बार्टेन और होमन। इन्होंने किसी के काम से जुड़ी कुछ ज़रूरतों की पूर्ति या संतुष्टि के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। जब हमारी जो ज़रूरत होती है, जो हमारी डिज़ायर होती है, नीड्स होती है, वो अगर पूरी हो जाती है तो हम क्या होते हैं, किसी भी काम से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, अब मेरा सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हम एक तो एग्ज़ाम देने से अपने कर्तव्य से छुट्टी पा लेंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, चलो एटलीस्ट एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ। अब रिज़ल्ट देना किसका काम है, वो टीचर लोग का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है, वो जब भी रिज़ल्ट दे तो हम अपना काम करके हम संतुष्टि पा लेते हैं, ठीक है। और स्पेक्टर का कहना है कि इस हद तक परिभाषित किया इन्होंने कि लोग अपनी नौकरी को किस हद तक पसंद करते हैं, संतुष्ट रहते हैं या नापसंद यानी असंतोष रहते हैं। हम पहले डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, कार्य संतुष्टि के लक्षण। संतुष्ट व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं जो अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं। पहला है, कार्य संतुष्टि कार्य की स्थिति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जैसे इसे देखा नहीं जा सकता है और केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति खुश है या नहीं खुश है ना। कार्य संतुष्टि वह सीमा है जिस तक कार्य वातावरण कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है। यह कर्मचारियों की अनुभूति का नतीजा है कि उनकी नौकरी कितना अच्छा परिणाम देती है, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्य संतुष्टि नौकरी और संगठन का मूल्यांकन है जो उत्पादकता, अनुपस्थिति, टर्नओवर, कार्यस्थल विचलन, संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल नागरिकता आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवहारों में दिखाई देता है। इस प्रकार कार्य संतुष्टि को एक महत्वपूर्ण कार्य अभिवृत्ति के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमारी फीलिंग्स हो गए, हमारे इमोशंस हो गए। हम अगर किसी काम से खुश होते हैं तो क्या हम होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, किसी भी चीज़ को है ना जल्दी से फटाफट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है,
ठीक है, मान लो तो साइकोलॉजी आपका फेवरेट, तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। मान लो मैं हिस्ट्री में वीक हूँ और मैं हिस्ट्री पसंद नहीं करती या मैं मैथ्स को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती, और उसमें क्या होगा, उसको हम समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, उसे जी चुराएंगे, भागने की कोशिश करेंगे, असंतुष्ट रहेंगे ना, तो हम ऐसा ही करेंगे, नेगेटिव बिहेवियर दिखाएंगे उसके प्रति। वहीं अगर साइकोलॉजी की बात आ जाए तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा हद तक इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को कवर करूँगी और नए नए सिलेबस, नए नए बुक को पढ़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यानी कि मैं उस काम से संतुष्ट हूँ। कार्य संतुष्टि की प्रकृति। लगभग 100 वर्षों से अनुसंधान द्वारा कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि को लक्षित किया गया है, यानी कि उसको समझने की कोशिश की जा रही है, इसमें रिसर्च किए जा रहे हैं। लगभग 1911 में हुई पहली रिसर्च स्टार्ट हुई वहाँ से, जब टेलर ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के बेहतर तरीके विकसित करने के लिए कर्मचारियों और उनकी नौकरी के कर्तव्यों का अध्ययन करना शुरू किया। 1927 तक कर्मचारियों की अपनी नौकरी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन पूरी तरह से जोर पकड़ने लगा। मतलब उस टाइम लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो वृद्धि हुई, जो रिसर्चर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा इस चीज़ में। तो वही सब चीज़ें हैं कि इंसान देखो, हॉर्थोन का अध्ययन में पता चला कि इन्होंने किया था 1932 में अध्ययन किया था, और 5 साल के अंतराल में तापमान, थकान, विराम, यानी विराम मतलब रुक जाना, थोड़ा रेस्ट करना है ना, विराम चिन्ह होता है ना, उसी तरह, और काम के घंटों जैसे कारकों को शामिल करने के लिए अनुसंधान का विस्तार हुआ। मेयो का काम आज कार्य संतुष्टि के लिए थोड़ा प्रासंगिक लग सकता है, लेकिन उन्होंने पाया कि श्रमिकों का अध्ययन करने और उन्हें अधिक ध्यान देने से उनकी प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि आई। मतलब जो श्रमिक होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनके ऊपर अगर हम ध्यान दें छोटी छोटी चीज़ों का, कि उन्होंने खाना पीना सही से खाया या नहीं, वो काम कितनी देर कर रहे हैं, उनकी थकावट हो गई होगी तो उनको थोड़ी देर रेस्ट दे दिया जाए, या उनको वीक में 1 दिन छुट्टी दे दिया जाए, महीने में 1-2 दिन एक्स्ट्रा उनको छुट्टी दे दिया जाए, उनकी हेल्थ के बारे में पूछताछ की जाए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे वर्कर्स जो होते हैं वो हमारे प्रति, हमारे संगठन के प्रति और कार्यशील हो जाते हैं। मतलब वो और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, ये जो संगठन है, ये जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही है, मेरे बारे में इतना सोच रही है, मेरे परिवार के बारे में इतना सोच रही है, मेरी हेल्थ के बारे में इतना सोच रही है, इतना तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है। तो उनको ये ट्रस्ट होने लगता है हम पर, तो वो क्या करते हैं, अपना और ज़्यादा समय, अपना और ज़्यादा काम, अपना टाइम जो है संगठन के साथ व्यतीत करने लगते हैं, यानी खुद को और ज़्यादा समर्पित कर देते हैं और भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। कार्य संतुष्टि के पूर्ववृत्त, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छा, नौकरी से संतुष्टि के पूर्ववृत्त या भविष्यवाणियों की जांच की है, इसमें कुछ रिसर्च हुए थे। संतुष्टि के 2 विन मॉडल है। पहला मॉडल व्यक्तिगत है, विशेषताओं जैसे उम्र, सेवा, है ना, सेवा के वर्ष, कितने साल से हम उस जॉब को कर रहे हैं, जेंडर, व्यावसायिक रैंक, शैक्षिक स्तर, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कारकों पर केंद्रित है। दूसरा मॉडल व्यक्ति की कार्य स्थिति पर जोर देता है, कोई कार्य करने की क्षमता क्या है, किस स्थिति में कार्य कर रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, वेतन कितना है उसके पास, है ना, कितना उसे सैलरी मिल रहा है, प्रचार के अवसर, पर्यवेक्षक, कार्य समूह, पूरे ग्रुप में क्या सब उससे भी भार दे दिए, उसके ग्रुप के और कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, और काम करने की स्थिति शामिल है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला इसकी विषय ये मॉडल देख लेते हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं, किसी व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आयु और वर्ष का अनुभव। सामान्य तौर पर देखो, जब जो सीनियर होते हैं हमारे, वो जूनियर से ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ज़्यादा उनको चीज़ें पता होती हैं। जैसे हम लोग हैं, और स्कूल के बच्चे को ले लो, अब 8-9 के बच्चे को ले लो, 10 के भी ले लो, तो उनको क्या होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है, दुनियादारी की उतना कुछ पता नहीं होता है कि हाँ, अगर अभी वो बनना चाहते हैं डॉक्टर, फिर 6 महीने बाद वो बोलेंगे नहीं मुझे पायलट बनना है भाई, डॉक्टर में क्या रखा है, फिर बोलेंगे मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, फिर बोलेंगे मुझे प्राइवेट जॉब भी करना है। उनकी भावनाएं जो चेंज होती है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस जॉब में क्या करना है। हाँ, उनको मेहनत भी करना होगा, वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ पैसे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उनके पास अनुभव कम होता है, तजुर्बा कम होता है। और जो सीनियर्स होते हैं, जो हम लोग हैं अभी, ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा चीज़ें पता है। अभी क्या होता है, यूट्यूब या किसी भी अदर
ऐप्स पे आप देख लोगे, सोशल मीडिया पे, कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा है ना चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है शादी कर रहे हैं या लव में पड़ जा रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे प्यार हो गया, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मर जाऊँगा, है ना, ये सब चीज़ें आ रही है। पर हम लोग जो हम इन सब चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि किस एज में क्या फ़ील होता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये सारा भूत उतर जाएगा, है ना। तो हम लोग का तजुर्बा ज़्यादा है। इसी तरह से कार्य में भी होता है, जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके पास तजुर्बा ज़्यादा होता है, नॉलेज ज़्यादा होता है, तो और उनको ये विश्वास रहता है उनमें, इस हिसाब से उनमें आत्मविश्वास भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अनुभव के साथ उसमें आत्मविश्वास भी ज़्यादा रहता है कि हाँ, जो काम हम इतना टाइम लगा रहे हैं हमारे जूनियर्स को और ज़्यादा टाइम लगेगा। उनका समर्थन भी करते हैं, उनका वेतन भी इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि उनको तजुर्बा ज़्यादा रहता है और वो काम को अच्छे से समझते हैं और वो संगठन को अच्छे से समझ करके उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सीनियर जूनियर वाला, जो भी चीज़ें आ जाएंगी हमारी इसमें व्यक्तिगत विशेषताओं में आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा आता है जेंडर। अच्छा, कार्य संतुष्टि में लिंग भेद पर शोध साक्ष्य। अच्छा, हम पहले ब्लॉक में पढ़ा था जेंडर भेदभाव, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएंगी आपकी, कि मतलब महिलाओं को कम काम सौंपा जाता है और वेतन भी उनका कम ही दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा, तो ये भेदभाव वाला आप लिख सकते हो। व्यावसायिक स्तर, जिस स्तर पर व्यक्ति किसी संगठन के भीतर काम करते हैं उनकी कार्य संतुष्टि पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर उच्च अधिकारी प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षकों की तुलना में अधिक सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण व्यक्ति रखते हैं, जो बदले में अपने अधीनस्थलों की तुलना में आमतौर पर अधिक संतुष्ट होते हैं। जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो बड़े पद पर होते हैं या उच्च स्तर की नौकरियां करते हैं, नौकरियां विकास चुनौती व्यवस्था, है ना, तो उनमें जिम्मेदारी भी ज़्यादा रहती है और वो काम को अच्छे से समझते हैं और वो संतुष्ट होते हैं। पर जो नीचे स्तर पे, जैसे कि मान लो कोई वर्कर हो गया या कोई वॉचमैन हो गया, तो इन लोगों की ना काम की जो क्षमता रहती है, इनका जो सोच रहता है वो बहुत नीचा रहता है, कि मतलब हमसे इतना काम करवा रहे हैं, हमारा वेतन कम है, तो ये भी तो समझो जिम्मेदारी भी आपकी कम है, और जो आपसे ऊंची पद पर है उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, तो उनका जो फीलिंग्स होती है उनके सकारात्मक रहता है अपने जॉब को लेकर के या अपने बारे में, ठीक है। इसमें दो ही बातें बताइए कि कार्यस्थल पर आपको सकारात्मक कब फील होता है, नकारात्मक कब फील होता है, किस कर्मचारी को कैसे, बस ये इसी चीज़ में पूरा ये चैप्टर दिया गया है। फिर शिक्षा आ जाता है, तो शैक्षिक स्तर का संबंध कार्य संतुष्टि से पाया गया है, जबकि कुछ शोधकर्ताओं ने शिक्षा के स्तर और कार्य संतुष्टि के बीच सकारात्मक संबंध पाया है, वहीं कुछ ने नकारात्मक भी पाया है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, शिक्षित व्यक्ति जो है ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो यही बात है कि जो ज़्यादा शिक्षित रहेगा, जाहिर सी बात है कि और अच्छा बेहतर अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, है ना, अपने डेवलपमेंट करेगा और अच्छे से प्रदर्शन करेगा। फिर आता है व्यक्तित्व, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर शोध। बिग 5 व्यक्तित्व विशेषताएं और मूल स्व मूल्यांकन वाले अध्ययनों से संकेत मानते हैं। व्यक्तित्व के चर के तौर पर कार्य संतुष्टि से संबंधित है और साथ ही ये भी पाया गया है कि यह आंशिक रूप से विरासत में मिली है। कुछ लोगों को लगता है कि जो कार्य से संतुष्ट होते हैं वो उनको विरासत में मिली है, मतलब उसके लिए उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, कुछ बलिदान नहीं दिया है, उनको ऑटोमेटिकली मिल गई। जैसे जन्म के उपरांत हमें अपनी जाति मिल जाती है ना, और कोई अमीर घराने में पैदा होता है तो उसको अमीर बोल दिया जाता है, कोई गरीब घराने में तो गरीब, है ना, तो उनको भी उसको कहते हैं विरासत में मिलना। कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली आपके जन्म के उपरांत ही मिल जाती है, जैसे किसी का लाखों का संपत्ति होता है तो आपको जन्म लेते ही आप उसके वारिस हो जाते हो, मिल जाता है, ठीक है। या स्किन कलर को ले लो, इसी तरह से जॉब में कुछ लोगों को लगता है कि ये इतना सकारात्मक है, यानी कि ये जन्म से ही है, मैं इतना नकारात्मक हूँ तो मेरे नेचर में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितना बलिदान किए, कितना सेक्रीफाइस किए, या उसके लिए कितना खुद को, है ना, शिक्षित किए, कितना खुद के ऊपर एजुकेशन किया, अपना डेवलपमेंट किया, ये सारी बातें। फिर सांस्कृतिक कारक, कार्य संतुष्टि पर अंतर सांस्कृतिक सोच से भी पता चलता है। कुछ मतलब है ना, पश्चिमी संस्कृतियों के लोग होते हैं, कुछ पूर्वी संस्कृतियों के लोगों में तुलना की जाती है, तो यह तर्क दिया जाता है कि पूर्वी संस्कृति में नकारात्मक भावनाओं को महत्व देते हैं, जबकि पश्चिमी संस्कृतियों में सकारात्मक भावनाओं को व्यक्तिगत खुशी पर जोर दिया जाता है कि इंसान जो भी है सकारात्मक रहेगा तो जाहिर सी बात है खुश भी रहेगा, है ना, और अपना प्रदर्शन भी अच्छा करेगा। फिर कार्य परिस्थिति की विशेषताएं, जो व्यक्ति के कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करती है। अच्छा, स्व कार्य, ये प्रभावित करती है व्यक्ति के कार्य संतुष्टि के स्तर को। स्वयं कार्य संतुष्टि पर सभी प्रमुख स्थितिजन्य प्रभावों से कार्य की प्रकृति ही समग्र और संतुष्टि का सबसे अच्छा भविष्यवक्ता, साथ ही साथ कर्मचारी प्रति
धारणा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आयामों का भी जब कर्मचारियों को उनकी नौकरी के विभिन्न पहलुओं जैसे पर्यवेक्षण, वेतन, है ना, अवसर मिलना चाहिए उनको, सहकर्मियों आदियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। कार्य की सामग्री, नौकरी की चुनौती, जिससे सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा, जब किसी इंसान को अगर उसकी दिलचस्पी, उसको स्वयं कार्य, वो जब खुद से वो जो कार्य कर रहा है उसमें अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो क्या होगा, भागने लगेगा, उस काम को छोड़ना चाहेगा जल्द से जल्द। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर कोई कर्मचारी जो है आपके जो वर्कर है वो अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका वेतन बढ़ाओ आप, है ना, उनको प्रोत्साहित करो। जैसे क्या होता है ना कि हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, अगर हम अच्छा स्कूल के टाइम में ज़्यादा तो होता है, कॉलेज में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो स्कूल में जब कोई बच्चा क्लास में टेस्ट में अगर अच्छा नंबर लाता है, बहुत अच्छा लाता है, तो उसके लिए हम टीचर क्या करवाती हैं सबसे, कि सबको ताली बजवाती हैं, बच्चे को खड़ा करती हैं, है ना, उसको शाबाशी देती हैं, कुछ जगह गिफ्ट भी मिलते हैं, है ना, प्राइज़ भी मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ता है कि नहीं, अब से मुझे और बेहतर करना है, मुझे इतना प्रोत्साहन जो मिल रहा है। और इससे क्या होता है कि बाकी वर्कर्स यानी बाकी बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं, वो भी सोचते हैं कि अरे वाह, इतना अच्छा नंबर लाने पे, पढ़ने पर, बस पढ़ना ही तो है, थोड़ा सा और पढ़ूंगा तो मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे, फिर मेरे लिए भी लोग ताली बजाएंगे, मेरा भी अलग लेवल का होगा, है ना। तो यही चीज़ें वर्कर्स के साथ भी होती हैं, उनको प्रोत्साहित करना भी संगठन का काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर वेतन और भत्ता कार्य संतुष्टि के एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल बहुआयामी कारक है। अच्छा, इन सब में आप थोड़ा मोड़ा खुद से ऐड करके लिख सकते हो कि हाँ, वेतन जिसका अच्छा मिलेगा, काम भी थोड़ा मोड़ा अच्छा ही होगा, या फिर काम के अनुसार से वेतन ना मिलना भी एक नकारात्मक प्रभाव डालता है ना, कि मतलब कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसको कम वेतन दिया जा रहा है, कोई बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहा है फिर भी उसको अच्छी प्रदर्शन वाले से ज़्यादा वेतन मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को, प्रोन्नति, पदोन्नति के अवसरों का कार्य संतुष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालांकि चूँकि पदोन्नति विभिन्न रूपों में होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि कार्य संतुष्टि पर उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जिन व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है वे अक्सर ज़्यादा कार्य संतुष्टि का अनुभव करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना प्रदर्शन के आधार पर किए जाने पर होता है। अच्छा, वेतन वही वाला बात हो गया, वेतन वाला कि मतलब जिसको जितना अच्छा वेतन मिलेगा वो उतना अच्छा वेतन प्रस्तुत करेगा। पर्यवेक्षण की प्रकृति कार्य संतुष्टि पर महत्व, अच्छा इसमें उतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट भी लिख देने पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन 10 नंबर, क्योंकि 50 मार्क्स का अगर ये एग्ज़ाम होगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 का होगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 50 मार्क्स का है तो कुछ क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का, 2 नंबर का, ऐसे प्लस कर करके आएगा, या फिर 10 नंबर का आएगा। कार्य संतुष्टि के परिणाम लिख लेते हैं। अच्छा, कर्मचारी किस हद तक अपनी काम को, अपनी जॉब को पसंद या नापसंद करते हैं, इसका कार्यस्थल के संतुष्टि के परिणाम, इसमें क्या क्या परिणाम आता है। कार्य निष्पादन, पहला इसका है कार्य निष्पादन, यह धारणा कि खुश कार्यकर्ता एक उत्पादक कार्य करता है कि लंबे समय से संगठनात्मक व्यवहार शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई अध्ययनों से पता चला है कि कार्य संतुष्टि अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकती है। ठीक है, हालांकि केवल मध्यम सीमा तक। एक ऐसे कारक है जो कार्य संतुष्टि के अच्छे प्रदर्शन पर प्रभाव को कमजोर और संशोधित करते हैं, जैसे कार्य की जटिलता, कर्मचारी की स्वायत्तता, कार्य करने की स्थिति, कार्य संरचना, है ना, ये सब चीज़ें। निकासी व्यवहार, अच्छा निकासी व्यवहार ऐसे कार्यों का गठन करते हैं जैसे लंबी अनुपस्थिति और स्वैच्छिक त्यागपत्र, मतलब खुद से उपस्थित नहीं रहना, मतलब काम, जैसे कि हम किसी काम से संतुष्ट नहीं है तो हम क्या होंगे, जी चुराएंगे, भागेंगे, उस पर हमेशा लीव लेते रहेंगे, छुट्टी लेते रहेंगे, है ना, अपनी स्वेच्छा से हम खुद से त्याग पत्र दे देंगे, है ना, मतलब कि हम जा रहे हैं, रिज़ाइन कर देंगे, उस चीज़ को हम ठुकरा देंगे कि हमें ये जॉब नहीं करना है, हमें जाना है, या फिर बहाना बनाते रहेंगे कि किसी को कुछ हो गया है, छुट्टी चाहिए, है ना। तो ये सब काम करेंगे। निकासी व्यवहार में ही आता है। निकासी का मतलब हम इससे जोड़ सकते हैं कि मतलब छुट्टी लेना, छोड़ देना काम को या भाग जाना। ठीक है। कार्यस्थल विचलन, नौकरी से असंतोष कई विशिष्ट व्यवहारों की भविष्यवाणी करता है, जिसमें संघीकरण के प्रयास, मादक द्रव्य के सेवन, काम पर चोरी, वही चीज़ आ गया है। कार्यस्थल विचलन, यानी विचलन का मतलब हम इस पर ले लेते हैं कि जैसे मन का विचलित होना, है ना, तो इससे आपको याद रहेगा इसके पॉइंट्स क्या क्या लिखना है। तो कार्यस्थल विचलन में मतलब जब हम कोई काम पसंद नहीं करते तो हमारा मन बेचैन होने लगता है। जैसे पढ़ाई से हम कभी कभी बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं,
चाय कॉफ़ी पी लेते हैं या सिगरेट फूँक लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, एक्टिविटी खेलने कूदने चले जाते हैं ना, भागना चाहते हैं वहाँ से। नशीली मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, यानी नशीली चीज़ों का, कुछ मेडिसिन लेने लगते हैं ना। शोधकर्ताओं का तर्क है, रिसर्चर्स का तर्क है, कहना है कि व्यवहार एक व्यापक सिंड्रोम के संकेत हैं। ये सब जो बिहेवियर होते हैं जिन्हें कार्यस्थल विचलन, प्रतिकूल व्यवहार या असामाजिक व्यवहार कहा जाता है। फिर सुरक्षा प्रदर्शन। कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और चोट लगना एक गंभीर मामला है। मतलब छोटी मोटी हाथ कट जाना, थोड़ा मोड़ा पैर में चोट लग जाना, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कुछ हो जा रहा है, आपकी मशीनें जो है काफ़ी हार्ड है, ठीक है, और वर्कर्स जो है मतलब उतने अच्छे से शिक्षित नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें उनकी सुरक्षा का, हेल्थ का, है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ताकि क्योंकि जब तक हमको किसी जगह पे हम जा रहे हो, मान लो किसी नई जगह पे जा रहे हो, आपको वहाँ लगे कि आप डरे हुए हो, आपको खतरा महसूस होगा, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाना कम कर दोगे, या फिर है ना वहाँ से कम जाना पसंद करोगे उस जगह पे। और जहाँ पे आप सुरक्षित रहते हो, हम उस घर या उस जगह बार बार जाना चाहते हैं, वहाँ खुद को फ्री महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसलिए सुरक्षा भी, हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राहक संतुष्टि। अच्छा, ये फर्स्ट ब्लॉग में जो समझाया था कि मतलब कोई कस्टमर हमारी दुकान पर आ रहा है और उसको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, मिल्क, दूध वगैरह ये सब चाहिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि उनकी संतुष्टि के लिए हम उन चीज़ों को पहले से उपस्थित कर सकते हैं। तो वही वाली पॉइंट्स इसमें भी आएगी कि ग्राहक को, है ना, फर्स्ट प्योरिटी रखना है, उनको खुश रखने की कोशिश करना है, ठीक है। जीवन संतुष्टि। कार्य और जीवन संतुष्टि के बीच परस्पर क्रिया अध्ययन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि कार्य संतुष्टि और जीवन संतुष्टि के बीच संबंधों के 3 संभावित रूप है। पहला है स्पिल ओवर, जहाँ कार्य के अनुभव गैर कार्य जीवन में फैल जाते हैं, और इसके विपरीत दूसरा है विभाजन, यानी बंटवारा, है ना, जहाँ नौकरी और जीवन के अनुभव अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, कुछ लोग कहते हैं पर्सनल प्रोफेशनल दोनों मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तीसरा है मुआवजा, जहाँ एक व्यक्ति अपने गैर कार्य जीवन में पूर्ति और खुशी की तलाश करके एक असंतुष्ट नौकरी की भरपाई करना चाहता है, और इसके विपरीत, जैसे कि हमें पसंद नहीं है, मजबूरी में हम जो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वही सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है हमारा संगठनात्मक प्रतिबद्धता की अवधारणा, ऑर्गेनाइजेशनल। तो संगठनात्मक प्रतिबद्धता को समग्र रूप से संगठन के बारे में एक व्यक्ति की भावनाओं के रूप में परिभाषित किया है, कि मतलब जो कोई व्यक्ति है वो अपनी संगठन के बारे में क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है अपने संगठन को लेकर के। यह मनोवैज्ञानिक बंधन है जो एक कर्मचारी का एक संगठन के साथ होता है, और लक्ष्य और मूल्य अनुरूपता संगठन में व्यवहारिक निवेश और संगठन के प्रति निष्ठा से संबंधित पाया गया है। जैसे कोई संगठन है, उसका क्या टारगेट है, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, वो अपने आप को किस मुकाम पे पाने के लिए कर्मचारियों से कैसा काम करवा रहा है, ठीक है, और कर्मचारियों का जो है उसके संगठन के प्रति क्या निष्ठा है, वो काम कैसा कर रहा है अपने मतलब उन दोनों के बीच कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स और उनका जो विचार है मिलता जुलता है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कर्मचारी कुछ और काम कर रहे हैं, आपका संगठन का टारगेट कुछ और है, वो उन्होंने कुछ और काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे क्या होगा, संगठन चल नहीं पाएगा, व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, ठीक है। मोडी, स्टीयर्स एंड पोर्टर्स के अनुसार संगठनात्मक प्रतिबद्धता एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष संगठन और उसके लक्ष्यों के साथ पहचान करता है और इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सदस्यता बनाए रखता है, ठीक है। मतलब भागना नहीं है उस चीज़ को, जो हम जैसे एक होता है ना प्रॉमिस जो दे दिया, अब उसको निभाना तो पड़ेगा ही, तो उसी तरह की इसमें चीज़ें हैं। ये लेखक प्रतिबद्धता के 3 घटकों का वर्णन करते हैं। पहला, संगठन के लक्ष्यों और मूल्यों के दृढ़ विश्वास और स्वीकृति। दूसरा, संगठन की ओर से भरसक प्रयास करने की इच्छा, मतलब भरपूर प्रयास करना। तीसरा है, संगठन में सदस्यता बनाए रखने की तीव्र इच्छा। जो संगठन है
वो चाहता है कि कर्मचारियों के साथ रिलेशन बना रहे, मतलब ब्रेक ना हो, ये सब चीज़ें। अच्छा, संगठनात्मक अच्छा इसकी इच्छा देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि अगर संगठनात्मक, उसके लक्ष्य क्या होंगे कि मतलब कोई व्यक्ति जो है अपनी काम को छोड़ना नहीं चाहेगा, उसका इच्छा नहीं करेगा, वो अपने जो काम से इतना जुड़ जाएगा, किसी संगठन की प्रभावशीलता में योगदान करने की इच्छा होगी कि मतलब हाँ हम भी योगदान दें, अपना योगदान किस तरह से हम अपने संगठन को बनाए रखें, हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं अपने काम के प्रति, है ना, वो निष्ठा आएगी, आत्मविश्वास, लक्ष्यों को पूरा करने का। संगठनात्मक प्रतिबद्धता के घटक। मेयर और एलन द्वारा प्रस्तावित संगठनात्मक प्रतिबद्धता का मॉडल सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से माना गया है। मेयर और एलन के संगठनात्मक प्रतिबद्धता मॉडल में 3 घटक हैं: भावात्मक, सत्ता और मानक। भावात्मक प्रतिबद्धता, इसमें कहा गया है, जैसे देखो मैं यहाँ काम करता हूँ क्योंकि लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग जो हैं अच्छे हैं और मेरा काम मज़ेदार है, बहुत अच्छा काम मुझे मिला है। सतत प्रतिबद्धता यह भावना है कि इसमें कि यहाँ छोड़ने की लागत बहुत अधिक है या कहीं और जाने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, मतलब कि मैं अगर कहीं और जॉब करूँगा तो मुझे बहुत परेशानी होगी। उदाहरण के लिए अगर मुझे पता होता कि मुझे इस और नौकरी मिल रही है इसी तरह की, उतना ही भुगतान, उतना ही वेतन मिल रहा है, फिर भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ का माहौल जो है, वातावरण बहुत ही पवित्र, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहूँगा। मानक प्रतिबद्धता, दायित्व की भावना आती है, मतलब उनका जो कर्तव्य वो इसमें उभर कर आता है। इसके एग्जाम्पल दिया है, मैं यहाँ काम करता हूँ क्योंकि जब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी तो इन्होंने मुझे काम पर रखा, इसलिए मैं उन्हें उनका कृतज्ञ हूँ, उनका ऋणी हूँ और मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो होप तीनों को हम समझ गए हैं, तो उसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, सत्ता में या संगठन छोड़ने से जुड़ी लागतों के बारे में कर्मचारियों की धारणाओं को संदर्भित करता है। यह एक संगठन में बने रहने की इच्छा है ना, कि मतलब हम उससे जुड़े रहे किसी भी तरह से, हम उसको छोड़े नहीं। मानक प्रतिबद्धता मतलब उसमें जिम्मेदारी, दायित्व याद आ जाते हैं, कि देशभक्ति वाली भावनाएं आ जाती है। परिवार, मतलब बहन का शादी करना है, मेरी बहन की शादी के टाइम में इन्होंने पैसा दिया था, इन्होंने मेरी हेल्प की थी, मदद की थी। ठीक है, या पारिवारिक, धर्म को लेकर किसी भी चीज़ की भावनाएं आ जाती हैं कि मेरा ये दायित्व है कि मैं इस जॉब से जुड़ा रहूँ, मैं इसे छोड़ी नहीं हूँ, मैं इसका ऋणी हूँ, है ना, उस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। संगठनात्मक प्रतिबद्धता और कार्य संतुष्टि, कि तो दोनों का वही मेला जोला है, ऊपर वाला जो भी पर है तो उसमें लिख सकते हैं कार्य संतुष्टि, संतुष्ट नहीं। ओसी भी देख लेते हैं। संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार, यह एक कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य करने के लिए स्वेच्छा की प्रतिबद्धता दिखाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, संदर्भित करता है, जो उसके संविदात्मक कार्यों का हिस्सा नहीं है और कार्य के लिए कोई अतिरिक्त इनाम नहीं मिलता है। मतलब जो काम कर रहे हो आप, उसके लिए आपको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, आपको इनाम नहीं दिया जाता, आप टॉप भी करोगे फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, बस एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, 1970 के दशक के उत्तरार्ध, उसके बाद कि संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार का अध्ययन किया गया है। पिछले 3 दशकों में इन व्यवहारों में रुचि काफ़ी हद तक बढ़ी है। डेनिस ऑर्गेन को संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार का जनक माना जाता है। अच्छा, ये नाम याद करेंगे हम। डेनिस ऑर्गेन को संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार का जनक यानी फादर माना जाता है, जिन्होंने कार्ड्स के मूल्य कार्य का विस्तार किया है। संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार के प्रकार, तो इसके पहला व्यवहार है सौजन्य। एक कर्मचारी अपने सहयोगियों के साथ अतिरिक्त विनम्र होकर संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार की प्रवृत्ति दिखाता है। उदा, दूसरे को परेशान करने से बचने के लिए जोर से नहीं बोलेगा, वो बहुत ही पोलाइटली बात करेगा अपने सहकर्मियों से, है ना, उसकी शिकायत होने पर परामर्श देगा, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ में दुविधा आ रही है तो क्या बोलेगा, काउंसलिंग लेने की सलाह देगा, उसकी हेल्प करेगा छोटी मोटी चीज़ों में। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करेगा, सौजन्य। ठीक है, दूसरा है परोपकारिता। कर्मचारी बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए वे अपने सहयोगी को अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद करने के लिए काम की घंटों से परे रह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देगा, अपना भी टाइम देगा, उसको हेल्प कर देगा किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो ये सब हमारा आ जाता है परोपकारिता, मतलब परोपकार करना किसी का भी, ठीक है, भला कर देना।
हेल्प करना बिना किसी भावना के, मतलब एक होता है ना बिना किसी लालच का, उस तरह से। खेल भावना, इस सिद्धांत का मतलब है कि एक कर्मचारी अच्छी भावना में रहने का फैसला करता है, भले ही परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो, मतलब परिस्थिति मेरे मन लायक नहीं है फिर भी मैं अच्छा बिहेव करूँगा, खेल भावना रखूँगा। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी बॉस द्वारा किसी निर्णय की अस्वीकृति के बारे में शिकायत करने या गपशप करने, मतलब हम देखो जैसे कि बॉस के सामने कुछ और बिहेव करे और उसके पीठ पीछे कुछ और करे, मतलब दूसरे कर्मचारी उससे शिकायत करे, कह रही ये बॉस है, ये क्या बॉस है, बहुत दादागिरी दिखाता है, मैं इसकी जगह रहता तो ये कर देता वो कर देता, है ना। ऐसी कुछ भी निगेटिव बातें नहीं करते अपने बॉस के बारे में, ठीक है। तो उसमें कहते हैं खेल भावना, यानी सकारात्मक ही पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलेगा, ठीक है, जो भी बोलेगा आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव भी बोलेगा। कहते हैं कर्तव्य निष्ठा, इसका तो मतलब ही पता चल गया है, एक कर्मचारी जिसमें उच्च स्तर की कर्तव्य निष्ठा होती है, मतलब अपने कामों को कर देना, है ना, जुनून टाइप का, वो जिम्मेदारी महसूस करता है कि मेरा ये काम है, मुझे अच्छे से पूरा करना है। नागरिक सदाचार, इस प्रकार का संगठनात्मक नागरिक व्यवहार के कारण कर्मचारी बाहरी लोगों के सामने अपने संगठनों का सकारात्मक, मतलब ये वही वाली पहले वाली भावना आ गई कि मतलब अपने जो भी संगठन है उसके बारे में बुरा भला नहीं बोलना है, उसके बारे में अच्छी बातें करना है ताकि और लोग उससे जुड़े, ठीक है। यही सब बातें थी। अब यूनिट 3 आ गया हमारा कार्य अभिप्रेरणा। अच्छा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। कार्य का शर्त, कार्य का मतलब तो पता चलेगी कि काम, ठीक है। थोड़ा सा देख ही लेते हैं, नहीं तो बाई चांस एग्ज़ाम में आ गया तो। अच्छा देखिए, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में कार्य की विभिन्न अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए वुडबेब द्वारा एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कार्य को एक उद्देश्यपूर्ण मानवीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है, मतलब कुछ टारगेट होता है इंसान का, कोई भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उसका कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हाँ मुझे इतने घंटे बाद यहाँ जाना है, तो मुझे अपने पहले का जो भी काम है दिनचर्या उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। केवल आनंद के लिए नहीं, कि अपनी प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। कोई काम ज़रूरी भी होता है, जैसे हमारा सुबह सुबह उठकर ब्रश व्रश करना है, नहाना है, ये सब काम नॉर्मली है, तो ये हम खुशी से नहीं करते, अपनी खुशी के लिए नहीं करते, नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ के रूटीन में आ चुका है, ऑटोमेटिकली वो सब काम होने लगता है ना। तो हर काम अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं। दूसरों के लिए अनैतिक देखभाल, स्वरोजगार, निर्वाह, खेती, औपचारिक क्षेत्र के आकस्मिक कार्य, है ना, कैजुअल वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर, है ना, और भुगतान किए गए रोज़गार, पेड जॉब, कुछ जॉब जो होती है हमको करनी पड़ती है। हर काम हम खुशी से नहीं करते हैं ना, अपनी स्व इच्छा से नहीं करते हैं। कार्य मानवीय गतिविधि के रूप में व्यक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब इसमें कितने सारे काम हो जाते हैं। कार्य के अंतर्गत आता है हमारा आर्थिक कार्य है, इकोनॉमिक फंक्शन देख लेते हैं हम इसमें। काम वस्तु और सेवाएं प्रदान करता है, या तो सीधे खुद से उत्पादन करके या परोक्ष रूप से अर्जित आय के माध्यम से। मुख्य धारा के आर्थिक विचार इस कार्य को उत्पादक प्रयास की एक अमूर्त मात्रा की अवधारणा के रूप में उजागर करते हैं, जिसका व्यापार योग्य आर्थिक मूल्य होता है ना। इसे ऐसी चीज़ के रूप में देखा जा सकता है जिसको व्यक्ति आय अर्जित करता है ना। जैसे हम किसी चीज़ को घरेलू कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ पे करते हैं, जैसे कोई सामान लिए, ग्रोसरी लिए, कोई राशन का सामान लिए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पे करते हैं, पैसा देते हैं। तो वही हो गया आर्थिक कार्य, जिसमें हमारा पैसा लगता है ना। सामाजिक संबंध कार्य, सोशल रिलेशन फंक्शन में आता है हमारा। कार्य में मानवीय अंतःक्रिया, ह्यूमन इंट्रैक्शन होती है जिनका व्यक्ति अनुभव करता है, और ये सामाजिक नेटवर्क, मानदंडों और शक्ति संबंधों द्वारा बदलती है। इस प्रकार यह व्यक्तियों को अनुमोदन, स्थिति, सामाजिक और शक्ति अनुमति देकर सामाजिक कार्य संबंध का काम करती है। मतलब सामाजिक रिलेशन हम कैसे बनाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। सामाजिक संबंध कार्य, जैसे कुछ कार्य होते हैं तो हमको करना ही पड़ता है। मान लेते हैं कि हम किसी इसमें रहते हैं, हम किसी गली चौहारे में रहते हैं, ठीक है, या बड़ी बिल्डिंग में होता है कि मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं, तो सब लोगों का अलग अलग काम होता है कि पूरी फ्लैट के जितने भी लोग हैं सबको कुछ पैसे देकर हफ्ते में या महीने में सफाई कर्मचारी से काम करवाना है। तो हम सब ग्रुप में काम करते हैं ना, सबको करना है, किसी घर वाले नहीं करवाते हैं, पूरे फ्लैट के लोगों को करना होता है, ठीक। फिर व्यक्तिगत पूर्ति कार्य है, पर्सनल फुलफिलमेंट, तो हम अपनी पूर्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि नौकरी के कार्य, पुरस्कार, सहकर्मियों के साथ संबंध और पर्यवेक्षण, ठीक है।
सुपरविजन किसी की संज्ञानात्मक और भावात्मक अवस्थाओं को प्रभावित करता है, मतलब सकारात्मक जो भी है और भावात्मक हमारी फीलिंग्स को भी प्रभावित करता है। हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काम हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम क्या होगा, मेंटली हम थोड़े लो फील करेंगे, है ना, हम खुश नहीं रहेंगे, ना खुश से रहने लगेंगे। और वही कार्य हमारा पूरा हो जाएगा तो हम एक्साइटेड रहेंगे, है ना, दूसरों की भी हेल्प कर देंगे, यही सब बात है। लेकिन घटिया काम, बिना सोचे समझे काम को बार बार करना, अपमानजनक सहकर्मियों या मालिकों के साथ काम करना, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक मांगे या निकाय को नकारात्मक, है ना, वही चीज़ें कि नकारात्मक फीलिंग देती है। अगर हम कोई अपमानजनक काम कर रहे हैं, कोई घटिया कोई गंदा काम बोल रहा है हमें, या फिर, है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो हम कर रहे हैं, या कोई बॉस आपको बोल रहा है कि आप ड्रिंक लेकर आओ उनके लिए, आप भी कंपनी, तो क्या हो गया, ये मतलब घटिया काम में आ गया, है ना। तो इस चीज़ में आप क्या करोगे, आप नहीं करोगे इस काम के लिए, इनकार कर दोगे साफ, या फिर इनकार नहीं कर सकते हो तो फिर क्या होगा, मजबूरन करोगे और मूड ख़राब करोगे अपना। तो ये बात है। पहचान कार्य आइडेंटिटी, अपना पहचान कैसे बनाना है, तो जो कि काम कई लोगों के जीवन का बड़ा हिस्सा होता है। कोई लोग अपने काम से ही अपना पहचान, जैसे मेरे लिए, मेरा मानना ये है कि इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। जो जिस तरह का काम करता है, जिस तरह का उसका बिहेवियर होता है, लोग हम उसको उसी तरह से जानते हैं, ठीक है। किसी एक्ट्रेस को, अभिनेता अभिनेत्री को हम किस तरह से जानते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हम उसी के हिसाब से जानते हैं। कुछ सिंगर है तो बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी सुर जो है बाकी सिंगरों से स्पेशल है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अपने काम से ही जाने जाते हैं, उसी चीज़ के बारे में रहता है। कार्य अभिप्रेरणा की प्रकृति, अच्छा, अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द मोवर से निकला है। मोवर का मतलब होता है मोटिवेशन, जिसका अर्थ होता है चलना, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलना। हम किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चलते हैं। जैसे हमको जो बहुत ही नेगेटिव चीज़ में है, हम एक अलग से सिचुएशन में फंसे हुए, तो हमको कुछ लोग आएंगे मोटिवेट करेंगे, या कुछ चीज़ें हम सोच के खुद भी कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उस स्थिति से चलते हैं, उस स्थिति से बाहर निकलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। कार्य अभिप्रेरणा को परिभाषित करना, तो अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझने और इसकी जटिलता को उजागर करने का प्रयास में कई परिभाषाएं प्रस्तुत है। जॉब देवदय, अच्छा, एटकिंसन, इन्होंने अभिप्रेरणा को निर्देशित जोश और कार्यवाही, यानी कि जो होता है ना कि हम एक्साइटमेंट आ जाता है अगर हम किसी चीज़ को लेकर मोटिवेट हो जाते हैं। मान लो संदीप महेश्वरी की या फिर सोनू शर्मा की हम कुछ वीडियो देख लिए, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब हम इसमें जोश में हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे गोल्स अपने बना लेते हैं, है ना, पर कर कुछ नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने मोटिवेशन को बनाए रखते हैं, तो वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरा ये दिया गया है। अभिप्रेरणा के कुछ बिंदु बताए गए हैं। व्यवहार की सक्रियता, कैसे कैसे ये हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। यह हमारे कार्यों के पीछे की प्रेरणा या ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी क्या ऊर्जा है, हम क्या चाहते हैं कि हम अभी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं। हमारा मोटिव ये है, हमारा मोटिवेशन ये है कि हम एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। दूसरा है व्यवहार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर। यह उन रास्तों से संबंधित है जो लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनते हैं, ठीक है, और विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति व्यवहार के नियमन द्वारा देखते हैं। तीसरा है व्यवहार की दृढ़ता, ठीक है, यह बाधाओं की उपस्थिति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम आती है हम क्या करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। मान लो आपका कोई कोर्स है, उसका वीडियो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, फिर अगले दिन भी खोलेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर से करेंगे सर्च, मतलब कंटिन्यूसली करते रहेंगे। या फिर कोई और साधन ढूंढेंगे, हम खुद से कुछ PDF वगैरह डाउनलोड करके खुद से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, खालियाँ तो नहीं रहेंगे हम, ऐसे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब निरंतर कोशिश करते रहना, ठीक है, उसी को क्या गया, व्यवहार की दृढ़ता। फिर आता है लास्ट हमारा व्यवहार की तीव्रता, यानी तेजी। यह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास की मात्रा से संबंधित है, मतलब कितनी बार आपने कोशिश की है, एकाग्रता आप में जुड़ी हुई है, यानी वही जोश है जो आपका पहले दिन था, या 4 दिन बाद आपका जोश जो है ठंडा हो गया है, अब आप उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं है, उतने मोटिवेटेड नहीं है, ये सब बातें। तो मोटिवेशन क्या है, इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। कार्य अभिप्रेरणा की विशेषताएं, मोटिवेशन की कुछ विशेषताएं हैं। अभिप्रेरक एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये जो है
हमारे मानसिक प्रक्रिया है ना, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है जो कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति को विशेष रूप से और विशेषताएं में वही बता सकते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है। इस व्यक्ति के नियंत्रण में माना जाता है, व्यक्ति हम इसको खुद ही कंट्रोल करते हैं। व्यवहार जो भी प्रेरणा से ही प्रभावित होता है, जैसे कि किसी काम के लिए किया गया प्रयास बिना सोचे समझे नहीं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। मतलब हम जब सोचेंगे नहीं कि हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम कोई कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये कारण ही हमें नहीं पता होगा कि हम एक दो बार तो कोशिश कर लेंगे, फिर हम जब कारण सोचने बैठेंगे तो हम फिर कारण छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको कारण ही नहीं पता हम ये कोशिश क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वजह क्या है, तो हम बार बार तो कोशिश नहीं करेंगे बेकार का। उसी बात को कहा है। संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति के व्यवहार की दिशा कार्य अभिप्रेरणा से निर्धारित होती है। यह अक्सर लक्ष्य पूरा होने तक बाधाओं का सम्मिलित प्रयास से सामना करने को दर्शाता है। यह व्यक्तियों को काम के प्रदर्शन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाने के लिए है ना, उसको प्रेरित करता है कि हाँ काम की मात्रा भी बढ़ाओ, अपने गुण को भी बढ़ाओ, है ना, तेज़ी से काम करो, अच्छा प्रदर्शन करो, है ना, इस चीज़ में डेवलपमेंट लाओ, इसको थोड़ा कम कर दो, ये सब चीज़ें बतलाता है। अभिप्रेरणा सीधे तौर पर व्यक्ति की उत्पादकता से संबंधित है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, अच्छा इसका नीड्स ड्राइव, ये तो मैस्लो का सिद्धांत दिया हुआ है प्रसार। अच्छा देख लेते हैं अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से बेस्ट होगा मैस्लो का। देख लेते हैं काम पर अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अच्छा वर्गीकरण को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्राथमिक एवं माध्यमिक अभिप्रेरक में बांटा गया है। इसको हम देख लेंगे काम पर अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो पहला है प्राथमिक एवं माध्यमिक अभिप्रेरक। प्राथमिक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं जिनको सीखा नहीं गया हो, यानी कि जैसे कि हमको भूख लगती है, हम रोते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या कहता है, रोता है। अब उसको रोना तो हम उसको सिखाए नहीं थे कभी, वो अचानक रोने लगता है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है ना, उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, उसको नींद भी आती है ना। और सेक्सुअल जो डिज़ायर होते हैं हमारे, सेक्स यौन प्रक्रिया जो होती है, ये भी हमारी जन्मजात होती है, ठीक है। तो मतलब वो प्रक्रियाएं या वो भी काम जिसको हम सीखते नहीं ऑटोमेटिकली। हमारा मैस्लो का एक सिद्धांत है, उसमें 5 पिरामिड दिए गए हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट में ये है जो हमारा ह्यूमन डिज़ायर जो है हमारा मनुष्य का जो डिज़ायर है, खाना पीना सोना नींद, ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, हम इसके लिए कोई भी स्किल्स नहीं सीखते हैं। तो इसको हम प्राथमिक एवं माध्यमिक अभिप्रेरक के अंदर रखे गए हैं। भोजन करने की परंपरा है, दिन में 3 बार भूख लगना, है ना, भले ही 2 समय का भोजन पर्याप्त हो, है ना, दो बार आपको भोजन मिले ना मिले, भूखे बच्चे भी रहते हैं, है ना, जैसे सड़क पे लोग रहते हैं, उनको मिले ना मिले लेकिन उनको भूख 3 बार लगती है। खाना खाते हैं नहीं खाते वो अलग बात है। चाय कॉफ़ी पी करके हम अपनी संतुष्टि करते हैं। अपनी आदत के साथ साथ एक सामाजिक आवश्यकता भी बन जाती है ना, कि चाय कॉफ़ी टाइम गपशप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, है ना, उस तरह की बात विवाद करते हैं, जैसे सामाजिक मुद्दों को उठा लेते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम को उठा लेते हैं, है ना, तो चाय कॉफ़ी के टाइम ये सब डिस्कस करते हैं। माध्यमिक अभिप्रेरक सीखे गए सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं, जिसको हम सीखते हैं, जो व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, बनता है और उनके परिपक्व होने पर विकसित होते हैं। इस श्रेणी में शामिल है संबद्धता, दूसरों के साथ जुड़ना, जुड़ाव रखना, संबंध बनाने की इच्छा, मान्यता, नित्यमूर्त प्रणाम की इच्छा, जिससे व्यक्ति को लगे कि वह आगे बढ़ रहा है स्थिति से, है ना, समाज में उच्च पद की इच्छा शक्ति, है ना, कि मतलब कोई सीएम से पीएम बनना चाहता है ना, ये सब इच्छा है। दूसरों को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की इच्छा, मतलब दूसरों को कंट्रोल करना, खुद को, है ना, ग्रुप का लीडर मानना, है ना। कुछ बड़े बच्चे लोग भी होते हैं, वो भी अपने मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, या सब मेरी बात मानता है। घर आकर के सब अपनी मम्मी से कैसे बोलते हैं, मम्मी पता है मेरे स्कूल में ये हुआ, बच्चे लोग सब मुझसे ही पूछ रहे थे, सब मेरे पास ही आ रहे थे, है ना, खुद को लीडर समझना। तो ये सब इच्छाएँ होती है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं जो हम समाज से एक्सपेक्ट करते हैं और हम पूरा करना चाहते हैं। फिर आता है हमारा बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरण। तो बाह्य अभिप्रेरण मूर्त पुरस्कारों जैसे वेतन और, है ना, लाभ, किसी चीज़ को हम किसी काम करें तो हमारी क्या फ़ायदा क्या हुआ है मेरा, ठीक है, हमको कितना पैसा मिला है इस काम के लिए, तो ये सब बातें जो होती है हमारे बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरण में आ जाती है। वातावरण कैसा है कार्यस्थल का, और काम की शर्तों से संबंधित होते हैं। जब व्यक्ति अपने काम से अलग कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम में संलग्न होते हैं तब वे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, कि मतलब अगर हम ये काम बेहतर करेंगे तो हमको अच्छा वेतन मिलेगा, है ना। आंतरिक अभिप्रेरण
मनोवैज्ञानिक पुरस्कारों जैसे कि अपनी क्षमताओं को उपयोग करने का अवसर, चुनौती और उपलब्धि की भावना, प्रशंसा, मतलब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे अगर मैं काम को अच्छा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जा रही हूँ, है ना, मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई काम कर रही हूँ तो मुझे प्रशंसा मिलेगी, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरा नाम लेंगे, है ना। सकारात्मक मान्यता और अच्छे से देखभाल एवं संवेदनशील व्यवहार किए जाने से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार आंतरिक प्रेरणा में लोगों को एक गतिविधि करना शामिल होता है, क्योंकि वे इसमें दिलचस्पी पाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अभी प्रेरणा के सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैस्लो का ही होना चाहिए। 3 प्रकार के सिद्धांत है, इसके 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। विषय वस्तु सिद्धांत, ये सिद्धांत लोगों की आवश्यकताओं और उनकी प्रबलता की पहचान करने और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित होता है या बाधित होता है। दूसरा प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस, तो ये सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि अभी प्रेरणा से संबंधित व्यवहार को कैसे शुरू किया जाए, स्टार्ट कैसे करें हम। ठीक है, अगर कोई हमने गोल सेट किया है तो उसके लिए हम मोटिवेट कैसे हैं, इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, मतलब हमको जल्दी उठना होगा तो फर्स्ट स्टार्ट हम यहाँ से किए हैं। निर्देशित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, मतलब जैसे ये कहा गया है ना कि अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना आसान नहीं है, उसी तरह मोटिवेशन पाना आसान है लेकिन कंटिन्यूसली आपको उस मोटिव के अंदर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यह गतिविधि चर के बीच संबंधों की पहचान करने का प्रयास करता है। पुनर्बलन सिद्धांत, परिणाम सिद्धांत, इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको, आउटकम क्या मिलता है। यह सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार के परिणाम विभिन्न लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब पिछले टाइम जो आपने काम किया था उसमें आप मोटिवेशन रखे थे लेकिन आपका रिजल्ट क्या निकला, अच्छा नहीं निकला, तो उससे क्या होगा, हमें नकारात्मकता मिलेगी, बोलेंगे भाग कि यार कुछ अच्छा परिणाम आया नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। अगर उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे, फिर से वो काम करेंगे। यही है। अभी प्रेरक के विषय वस्तु सिद्धांत, यह सिद्धांत व्यक्ति की उन आंतरिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करती है जो व्यक्ति को सक्रिय बनाती है और उसके व्यवहार को दिशा देती है। सामान्य तौर पर यह सिद्धांत अभिप्रेरण को उन व्यक्ति, अच्छा इसका डायरेक्ट हम देख लेते हैं। पहला इसका सिद्धांत आ जाता है हमारा मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसके 5 मॉडल बताई गई थी, हमारी पिरामिड टाइप बनाया गया था, नीचे से डिज़ायर स्टार्ट किया था। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसका, जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, हमारी फिजिकल जो नीड्स होती है क्या होती है, तो खाना, भूख लगना, है ना, भूख, पानी, भोजन, पानी, जीवन, सेक्स, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है, नींद होती है, ये सब हमारी शारीरिक डिज़ायर होती है, मतलब शरीर को हमसे चाहिए होता है, ये चीज़ उनको चाहिए ही चाहिए, उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शौचालय जाना, ये सब काम उसको करना होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा सुरक्षा, सेफ्टी। ये आवश्यकता है एक सुरक्षित शारीरिक और भावात्मक वातावरण के लिए और खतरों, और जैसे कि जानवरों से बचने के लिए पहले के लोग, आदि मानव लोग क्या करते थे, पहले तो उनको खाना चाहिए होता था तो क्या करते थे, जो भी चीज़ें होती ईटा पत्थर बांध करके जानवरों का शिकार करके खाते थे। ठीक है, सेक्स करते थे और खाना पानी की व्यवस्था करते थे, ये सब काम उनका हो गया शारीरिक काम। दूसरा काम हम उन्हीं से पूरा एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, मैस्लो का सिद्धांत। दूसरा काम वो क्या करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया, उनको लगा कि नहीं यार जानवर तो हमें भी मार रहे हैं, हम क्या उनको मारेंगे, उनसे खतरा हमें भी है, तो वो क्या किया, उन्होंने गुफाएं या छोटी मोटी घर बनाना स्टार्ट किया, वो गुफाओं में रहने लगे। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा देखने लगे। तीसरा सामाजिक आवश्यकता है, अब उनको लगा कि हमारे अकेले शिकार करने से तो होगा नहीं, है ना, तो वो क्या कि संगठन बनाने लगे, दोस्ती यारी समाज से मेल जाल स्वीकार करने लगे। ठीक है, उनकी इच्छाओं को भी पूछने लगे और उनके साथ मिलकर, जैसे किसी को मान लो किसी को धान की ज़रूरत है तो हम भी थोड़ी खेती करेंगे, हम उसे एक्सचेंज कर लेंगे, तो सामाजिक मेल जोल रहेगा तभी तो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कोई चीज़ या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भावना। तीसरी आ जाती है स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा आवश्यकताएं, स्टीम नीड्स। ये आवश्यकताएं एक सकारात्मक आत्म छवि है, मतलब अब देखो भाई पूरे फैमिली में सबको, जैसे एक मीनार में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह इस समाज में 2 लीडर तो नहीं रह सकता, ग्रुप का लीडर कोई बनता है। तो पहले भी ये होता था, जो आदि मानव लेख थी उसमें भी कोई लीडर होता था कि जिसके पास ज़्यादा धन है या फिर ज़्यादा सेफ्टी की चीज़ें हैं, जैसे ज़्यादा मतलब खेती का चीज़ है या फिर जानवरों को मारने का चीज़ है, संसाधन ज़्यादा है, तो उसको इंसान लीडर मान लेता था, उसके अंतर्गत सब रहता था, अंडर में रहता था, उसका बातचीत मानता। तो क्या हो गया है कि स्वाभिमान आ गया, महत्वाकांक्षा, अपनी एक छवि बनाना समाज में। ठीक है, अपनी महत्व देना भी इंसान के लिए ज़रूरी हो गया। फिर आता है आत्मसंतुष्टि आवश्यकता है, मतलब
आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आपके पास जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसे संतुष्ट हो ना। इन आवश्यकताओं से तात्पर्य आत्मपूर्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट से है, जो कि सर्वोच्च आवश्यकता है ना, सबसे बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने एवं बढ़ाने और बेहतर व्यक्ति बनने से संबंधित है। ठीक है। मैस्लो ने सुझाव दिया है कि ये पूरा सिद्धांत जो था, पांचों मैस्लो का सिद्धांत था। मैस्लो का कहना है कि संतोषजनक स्तर तक पूरी हुई आवश्यकताएं व्यक्ति को प्रेरित नहीं करती है, बल्कि पदानुक्रम में निम्न स्तर पर असंतुष्ट आवश्यकताएं हैं जो व्यवहार को प्रेरित करती है, और निचले स्तर की आवश्यकता जो स्टार्टिंग से है ना, वो इंसान को उतना प्रेरित नहीं करता है, मतलब मोटिवेट नहीं करता है। लेकिन जो निचले स्तर के स्तर, जैसे समाज में अपना इमेज बनाना है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंसान को मोटिवेट करती है। दूसरा सिद्धांत है हमारा एल्डरफेड का ERG सिद्धांत। ERG सिद्धांत मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का विस्तार है, मतलब डिटेल्स में है। इस सिद्धांत के आवश्यकता अनुसार 3 प्रकार के इसमें सिद्धांत भी बताया गया। पहला है अस्तित्व की आवश्यकताएं, शारीरिक अस्तित्व से संबंधित है, और इसमें खाना, पानी, घर, आश्रय है ना, रहने के लिए जगह, और शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकताएं शामिल है। जैसे हम खुद की सुरक्षा के लिए ईंटें पत्थर जमा कर लेते थे आदिमानव लोग, हम लोग तलवार, कुछ धारदार चीज़ें इकट्ठे करके रखते हैं। संगठन इस आवश्यकताओं की पूर्ति वेतन, अनुषंगी लाभ, सुरक्षित कार्य परिवेश और नौकरी से सुरक्षा द्वारा कर सकते हैं। पहला इनका हो गया है अस्तित्व की आवश्यकताएं। दूसरा संबद्धता की आवश्यकता है, इसमें दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करना, और यानी उन्हें ना सोशल रिलेशन बनाना, इमोशनल सपोर्ट, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए सम्मान, अपने लिए सम्मान, है ना, आत्म छवि बनाना, अपमानक, ये सब चीज़ें शामिल है। तीसरा है विकास की आवश्यकता है, ग्रोथ, अपनी नीड्स को ग्रोथ कैसे करना, अपनी ज़रूरतों के लिए है ना, कैसे काम करना है कि वो उसकी और भी ज़्यादा, उनकी जो भी ज़रूरतें वो पूरी हो जाए, है ना। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने कौशल और क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करके कर सकते हैं। विकास की आवश्यकताओं को वह नौकरी पूरा करती है, मतलब कोई हमें जॉब हम किस लिए करते हैं, अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए, है ना, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो वही बात है। अच्छा, ये देख लेते हैं अभिप्रेरण की प्रक्रिया सिद्धांत। नहीं, ये नहीं, इसमें अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम ही चीज़ें, पूरा मोटिवेशन का जितना भी चीज़ है ना, कि आप मोटिवेशन पा करके आप क्या क्या काम कर सकते हो, है ना, वो सब चीज़ें हैं। फिर इसका लास्ट देख लेते हैं अभिप्रेरण का पुनर्बलन सिद्धांत, की में भी आ सकता है। तीनों सिद्धांत था ना, मैस्लो का सिद्धांत और जो भी सिद्धांत था ऊपर का, अभिप्रेरण का पुनर्बलन सिद्धांत। तो पुनर्बलन सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि किस प्रकार के परिणाम विभिन्न लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब रिजल्ट जो आपका निकलता है वो अच्छा हुआ तो आप और भी ज़्यादा प्रेरित होते काम करने के लिए। तो इसके भी कुछ तत्व दिए हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे मैस्लो का सिद्धांत था उसी तरह इस पुनर्बलन का सिद्धांत भी बांटा गया है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव। ठीक है, तो यह तब होता है जब व्यवहार के बाद एक अनुकूल परिणाम होता है जो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए एक परिवेश अच्छी तरह से कि ये काम के लिए कर्मचारी को प्रशंसा करना, है ना, ऐसे बच्चा फर्स्ट किया तो ताली बजाना, है ताली बजाना, उसे गिफ्ट देना, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव वे में हो गया। तो पुनर्बलन का धनात्मक सिद्धांत हो गया। ऋणात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव, ये तब होता है जब व्यवहार के बाद, यानी कि देखो किसी को गिफ्ट नहीं मिला, कोई अच्छा काम किया, बॉस उसको ताली नहीं बजा, लोग के सामने उसकी प्रशंसा नहीं की, तो क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग आएगी। दंड, पनिशमेंट, तीसरा हो गया पनिशमेंट वाला। तो यह तब होता है जब प्रतिकूल परिणाम के कारण किसी व्यवहार में कमी आती है। एक कर्मचारी को नशे में धुत होने के कारण बिना वेतन के काम से 2 दिन तक विलंबन, मतलब 2 दिन तक छुट्टी दे दिया गया, पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, उसने ड्रिंक करके आया था, काम पर बदतमीजी की, तो क्या हो गया, उसको बढ़िया से सज़ा मिल गई। विलोपन, यह तब होता है जब पुनर्बलन न मिलने के कारण वांछित व्यवहार कम हो
जाता है। उदाहरण के लिए सोच से पता चलता है कि जब प्रबंधक कर्मचारियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रशंसा करना बंद कर देते हैं तो उससे उनके प्रदर्शन में गिरावट, मतलब पहले बहुत तारीफ़ की जाती थी, अब उसको कोई तारीफ़ ही नहीं मिलता है, तो वो अब सोचता है कि यार मैं तो कुछ अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ, तो उसके जो प्रदर्शन जो है, जो उसका कार्य पहले था, वो अब धीरे धीरे गिरने आता है। पुनर्बलन अनुसूची हो गया। यूनिट 4 देखेंगे हम। अच्छा, अभिप्रेरण का अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य पूछ देगा तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि मोटिवेशन हम कभी धर्म के लिए कर सकते हैं, अर्थ है ना, काम, मोज, इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट होते हैं। कभी कभी कि दुख से निपटने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसे लोगों को ये जैसे साधु संत जो काम करते हैं उस टाइप के छोटे मोटे मे भी जितनी भी भारतीय परिप्रेक्ष्य से जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सब नहीं आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा हमने। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। फिर चौथा हमारा कार्यस्थल पर तनाव और स्वास्थ्य है। इसमें जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है कि इस स्ट्रेस का आपके कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तनाव की अवधारणा और परिभाषा, तो तनाव जो है स्ट्रेंजर शब्द से लिया गया है। बहुत सारे ऐसे इसके ब्लॉक्स या यूनिट्स हैं, उसमें तनाव के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो तनाव लैटिन शब्द स्ट्रेंजर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि तंग करना या फिर कसना, परेशान करना, कोई चीज़ जो हमें परेशान होती है। ऐसे इसका हम शॉर्टली समझा देते हैं। इसका कुछ सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि जब हमारी कोई डिज़ायर होती है, हमारी मन की और शरीर की जो हमसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और उस इच्छा को हम, जैसे जिद्दी बच्चा को ले लेते हैं, वो कुछ मांगता है, हम उसको नहीं देते, वो क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है, सर पटकने लगता है, लेट जाता है ज़मीन पे, किसी दुकान पे लेट जाएगा, रोएगा, ताकि परेशान होकर के हम उसे उसकी चीज़ दिला दें, उसको जो भी चीज़ चाहिए हम दिला दें। यही चीज़ होती है हमारी तनाव की, स्ट्रेस की, कि वो हमारे शरीर से हमारे मन की जो होती है एक मांग होती है, डिमांड होती है, और उस डिमांड के पूरा ना होने पर वो हमें स्ट्रेस देता है। ठीक है। तनाव के कारण और या स्रोत दोनों का मतलब एक होती है। तनाव की अवधारणा के बारे में पर्याप्त ज्ञात हो जाने के बाद स्रोत, तनाव के स्रोत 3 श्रेणी में बांटा गया है। निराशा, प्रेरकों के टकराव और दबाव। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, जब हम किसी चीज़ से थक जाते, हार जाते, तो क्या होता है, यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, बार बार मुझमें फेल हो जा रहा है। ठीक है, मान लो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बार बार वो फेल हो जा रहा है, तो उनको क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनको बोलेंगे यार कितना, मतलब मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मेरा नहीं निकला, वो क्या होंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना। ये वाली बात है। प्रेरकों में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। अगला स्रोत प्रेरकों में टकराव है जो कि तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की विकल्प, मतलब दो चीज़ों में हमें चयन करना पड़ता है ना, जैसे कि मैं अभी एग्ज़ाम दे लूँ ये कॉलेज वाला, या फिर मेरा कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ कर रखा है, जैसे मान लो कुछ नीट वगैरह कुछ एग्ज़ाम दे रखा है, या कुछ मान लो आईएएस की तैयारी करी, तो मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ, या रेलवे का भी अभी वैकेंसी आने वाला है तो मैं उस पर काम करूँ। तो ये जब कॉलेज और रेलवे वाला दोनों चीज़ें, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हो रहा है, एक ही महीने हो रहा है, तो हम क्या होते हैं, इसमें भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, और उसी बीच आपको कहीं जाना भी है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है, या मान लो कोई हादसा हो गया घर पर तो आपको उस जगह भी जाना है, तो क्या होगा, इन सब जो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन बच चुके हैं और सब इंपॉर्टेंट है, सब जगह जाना ज़रूरी है, तो वहाँ भी हमें स्ट्रेस होगा कि क्या करें कहाँ जाए। ठीक है, तो टकराव वाले में ये लिख सकते हैं, दबाव, प्रेशर। तनाव का एक अन्य स्रोत है प्रेशर, जो बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं, यानी कि जब मान लो किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि तुम अच्छा प्रदर्शन करो, अच्छा नंबर लाओगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, और अगर ख़राब आया तो फिर ठीक है तुम्हारी पढ़ाई बंद। तो वो हो गया बाहरी, मतलब समाज का और परिवार से जो भी स्ट्रेस मिलता है, उनकी इच्छाएं जो हम पे होती है और हम नहीं पूरा कर पाते, तो उस टाइम स्ट्रेस होता है, वो होता है हमारा बाहरी स्ट्रेस, मतलब बाहर के लोगों से। आंतरिक स्ट्रेस मतलब कि हमारे अंदर, हमारी शरीर मन की जो होती है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छा नंबर नहीं ला पाई, तो उससे क्या होगा, मुझे खुद परेशानी होगी, मैं सोचूंगी कि यार थोड़ा और अच्छा कर लेती ना तो मेरा अच्छा नंबर आता। तो ये क्या हो गया, मेरा आंतरिक हो गया, मतलब मेरे अंतर मन से आ रहा है। ठीक है, इसके वही आंतरिक जीवन की घटनाएं भी हो सकती है, मतलब जीवन में कुछ आपका घटना हो गया है, कुछ ऐसा पास्ट इवेंट हो गया, किसी की मृत्यु, किसी खास इंसान की मृत्यु हो गई है, प्रियजनों की, या नौकरी आपने खो दी है, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, ठीक है, या सरकार की तरफ से किसी ज़मीन पे आपका कर्ज
कब्जा हो गया है ना, यहाँ पे कर्ज रह गया है। तो ये सब जो लाइफ के जो भी इवेंट्स होते हैं ये भी हमारे स्ट्रेस का कारण होते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ की भी उलझने भी होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, फैमिली मैटर्स हो गया, झगड़ा झुड़ी है ना, ये भी स्ट्रेस का कारण बन सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जो भी आपको याद आएंगे आप लिख सकते हो। तनाव के परिणाम, अच्छा तनाव का जो है हमारे किस किस जगह पे प्रभाव पड़ता है। तो हमारे तनाव का जो है, स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है हमारे हेल्थ पे, हमारे जो स्वास्थ्य है, मानसिक हो या शारीरिक, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब स्वास्थ्य पर आप बोलोगे मानसिक पे तो पड़ता ही, चलो हम स्ट्रेस रहते हैं, मूड ख़राब रहता है ना, सर दर्द वगैरह जो भी रहता है, तो ये हो गया मानसिक हमारा कि मतलब हम सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन शारीरिक फिजिकल हेल्थ पे कैसे पड़ता है, तो सर दर्द, माइग्रेन है ना, वोमिटिंग आना, या पेट में समटाइम्स ऐंठन होती है, दर्द, मधुमेह, अस्थमा यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपर थायराइड जो होता है, समटाइम्स दमा जैसी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी तनाव की वजह से होती है। ठीक है, गठिया हो गया है ना, ये सब चीज़ें है ना स्ट्रेस की वजह से होती है। अगर उसको हम लंबे टाइम तक रखें, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये सब भी आप एग्जांपल में लिख सकते हो अच्छे से डेकोरेट करके। जितने भी PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको कहते हैं, ये रहा PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है जो कोई पास्ट की इवेंट हो गई, जैसे पुरानी कोई घटना, मान लो किसी 2 साल 4 साल पहले किसी आपके किसी रिलेटिव का मौत हो गया था, या फिर है ना आपका ब्रेकअप हो गया था, तो उस सिचुएशन में हमें क्या होता है कि हमें स्ट्रेस होता है। हमें आज याद आता है कि यार उसके साथ कितना अच्छा रिलेशन था, अब देखो क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे स्ट्रेस में। अब कुछ लोगों के साथ ये होता है कि 2-3 दिन होता है, 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। कुछ लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर कोई घटना देख ली, किसी का एक्सीडेंट देख लिया था रास्ते पे आंखों से आपने, अब आज तक उसको आपको याद है, तो जब भी हम उस बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सेम फीलिंग, सेम पेन हमें आज भी महसूस होता है जब उस सिचुएशन में हम थे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मतलब पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए थे ना, उसके प्रति जो भी हमको स्ट्रेस आज भी मौजूद है हमारे अंदर, वो वाला। तनाव का प्रदर्शन और उत्पादकता प्रभाव, तो तनाव का प्रदर्शन पे यानी कि हमारी जो एक्टिविटी हो रही है, जो हम काम कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप पहले बहुत अच्छा काम करते थे, ठीक है, तो अब आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेसफुल हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो, आपके पर्सनल लाइफ की वजह से हो, प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम हो, पर उसका आपके काम पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि हम चिड़चिड़े रहेंगे, हम नशीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे ना, चाय, कॉफ़ी, ड्रग्स, दवाएं भी ले सकते हैं। कुछ लोग दवाओं का भी सेवन करते हैं, जैसे तुरंत सर दर्द का, मतलब थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे, सर दर्द की गोली ले लेंगे, है ना, कुछ ना कुछ गोलियां फाँकते रहेंगे, जैसे कि दवा नहीं, वो चॉकलेट हो गया, ठीक है, चूरन हो गया है। ड्रिंक्स लेंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, कुछ भी नशीली चीज़ों का सेवन करने लगेंगे, और जो उनका बिहेवियर होता है, चिड़चिड़ापन, रूखा सा होता है, काम करने में मन ही नहीं लगेगा, तो हम काम क्या करेंगे, देह में सुस्ती सी रहेगी ना, आलस आलस आएगा। तो ये सब क्या है, हमारे काम पे भी प्रभाव कर डालता है, और हमारे रिलेशन पे भी। रिलेशन वाला उसमें कैसे है क्या, अच्छा रिलेशन का भी बता देते हैं कि हमारे रिलेशन पे जो हम चिड़चिड़े रहेंगे, ज़ाहिर सी बात है हम फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ। बट ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में स्ट्रेस में होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हो गए, और फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ भी हम यहाँ तक कि बदतमीजी कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि उनको हर्ट हो जाता है, और बाद में हमें पता चलता, तो माफ़ी मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। कि मतलब एक बार वो कील वाला स्टोरी आपने सुना हो कि कील ठोकते जाओ जितनी बार भी आपको गुस्सा आ रहा है, और फिर उस कील को निकालो, तो क्या होता है, उस लकड़ी में छेद हो जाते हैं, उतने कील तो निकल जाता है आसानी से, लेकिन छेद तो रह जाते हैं। तो वही बात है कि हम गुस्से में क्या होता है, स्ट्रेस में जब होते हैं, हम लोगों को उठपटांग चीज़ें कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, लेकिन उन पर सामने वाले पे असर होता है कि यार ऐसा तो नहीं था, ये इतना बदल गया, कुछ प्रॉब्लम है तो बता भी नहीं रहा। मतलब मेन प्रॉब्लम होती है कि हम बता नहीं पाते हैं कि हम स्ट्रेस में, हमें लगता है सामने वाला हमारी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तनाव प्रबंधन की तकनीक, अच्छा कुछ मैट्रिक्स है, कुछ इसकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। विश्रांत या तनाव मुक्ति प्रतिबंधन, मतलब जैसे कि सांस लंबी लेना, योगा वगैरह आपने सुना होगा, जैसे रामदेव बाबा या बहुत सारे योगी लोग करते हैं। क्या करते हैं कि सांस पाथी लगा करके बढ़िया से बैठ जाते हैं, ठीक है, एक आसन पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात होती है कि आपका माइंड रिलैक्स
करने के लिए आपको फिजिकल रिलैक्स होना होगा। सारे काम को पहले हम फ़ोन कंप्लीट कर लेंगे, जो भी है फ़ोन वगैरह को थोड़ा नॉर्मल साइलेंट करके या साइड में रख देंगे। आप ये कर सकते हो, आपका माहौल शांत रहना चाहिए। आप किस टाइम भी बैठ रहे हो, सुबह शाम दोपहर दिन रात कभी भी बैठ सकते हो मेडिटेशन के लिए या खुद को शांत करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका जो वातावरण है, माहौल शांत रहना चाहिए, बच्चों की शोरगुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शांत माहौल में रहना चाहिए, आपका बॉडी रिलैक्स रहना चाहिए। मतलब अगर कोई काम बचा रहता है हमारे जैसे हाउसवाइफ के साथ कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वो क्या होती है, घबराए रहते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी फटाफट करें। तो फटाफट करने वाली ये तो चीज़ नहीं है, रिलैक्सेशन में टेक्निक्स है। तो इसको तो खुद को पहले रिलैक्स करना हो, उसके बाद आपका माइंड कंट्रोल होगा ना। और कई बार हम लोग गलती करते हैं कि अपने सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं ना उसको कंट्रोल, बट ऐसा नहीं करना होता है। इसमें हमारे जो भी विचार चल रहे हैं वो तो कंटिन्यूसली चलेंगे। दिन भर में 16,000 से ज़्यादा विचार हमारे मन में आते रहते हैं, थॉट्स। तो उनको कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, उनको समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि स्ट्रेस इसी वजह से तो होता है, क्योंकि हम अपनी बातों को समझ नहीं पाते हैं, हम किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे ना हमारे मन में चल क्या रहा है। तो उसको शांत करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम अच्छे से बैठ जाएंगे शांत मूड में। उसमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। ध्यान वाला जो टेक्निक्स होता है, इसमें तो कि हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लोम विलोम अनुलोम विलोम कर सकते हैं ना। सांस को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, गहरी सांस को लेना एकदम आराम से और फिर बाहर छोड़ना, ठीक है। इसी का अर्थ हार्ट बीट नॉर्मल होती है, मांसपेशियों में जो अकड़न होती है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से मसल जो है ना तनाव में आना, टनने लगता है ना, हेडेक वगैरह, वो सब नॉर्मल होता है। पहले खुद को नॉर्मल करते हैं, मुझे बहुत सारा बताया गया है। किसी शांत जगह पर बेहतर तरीके से आँखों को बंद करके और ध्यान करना होगा। जब आपको पीठ को सीधा करके ये सब करना है ना, ध्यान मेडिटेशन में हमारे ये आ जाता है कि अच्छा इसमें आएगा ना, तो आप बहुत सारे योगा वगैरह जो होते हैं ना, सर्च कर लेना गूगल पे, अनुलोम वगैरह, शीर्षासन, त्रिकोण, है ना, ये सब योगा सब लिख देना। और थोड़ा मोड़ा उसका 2-2 लाइन में ये लिख देना कि किस तरह से इसको कर रहा है, जैसे गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। और त्रिकोण शीर्षासन में सर के बल खड़े होना है ना, घुटनों को कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें लिख देने पे बहुत आसानी हो जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। मेडिटेशन होता है हमारा ध्यान, यानी कि हम ध्यान कैसे करते हैं, तो हम शिव जी को याद कर सकते हैं। शिव जी जिस आसन में रहते हैं ना महादेव, उसी आसन को कर सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान में क्या करना है कि पालथी लगाकर बैठ जाना किसी भी शांत स्थान पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो और बहुत आसान होता है। इसमें तो आपको आंख बंद करके चुपचाप से बैठ जाना है, या फिर आप आंख खोल के करना चाहते हो तो अपने आँख के सामने किसी कैंडल या दीपक को रख सकते हो। सबसे पहले खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेने, पंखे बंद कर लेने, क्योंकि अगर थोड़ी सी हवा आएगी ना तो कैंडल की जो लौ होती है, जो उसकी आग निकलती है, वो अब हिलने डोलने लगती है। तो उसको हिलने डोलने नहीं देना है, उसको स्थिर रखना है। इसके लिए हवा का आपके कमरे में आना मना कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसे क्या होगा कि वो लौ जो है जलती रहेंगी, इसीलिए आपको उसको ध्यान में देखना है, सिर्फ देखना है उसको कंटिन्यूसली। जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, देखते रहते हैं या किसी एक स्थिति में रहते हैं ना, तो हमारा जो थॉट्स जो कंटिन्यूस चलते रहता है ना, हमें परेशान करता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। शांत आपका मन एकदम हो जाएगा। इस प्रक्रिया को स्टार्टिंग में आप 2 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 1-2 महीने या हफ्ते बाद, तो आप इसको 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट तक इनफ, ठीक है। इस प्रक्रिया का आप कर सकते हैं। इसके आपका आँख की रोशनी भी तेज होगी, प्लस आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। इस टेक्निक को आप लिख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप पालथी मोड़कर महादेव की स्थिति में बैठ सकते हैं, हाथ को अपने एक घुटने पे रख सकते हो, ठीक है, या फिर प्रणाम की स्थिति में बैठ सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, माइंडफुलनेस के लिए आप ओम का उच्चारण कर, किसी भी एक मंत्र का जो भी आपको पसंद है, ओम भूर्भुवः स्वः जो भी पसंद है आपको, ओम का उच्चारण कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मंत्र का जो आपको पसंद है और जो आपको आपके मन को शांति देता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, उसका उच्चारण कर सकते हो। या फिर चुपचाप से आँख बंद करके बैठ भी सकते हो, ठीक है। या किसी एक तस्वीर को अपने सामने रख सकते हो, भगवान की हो, मतलब ऐसी भी नहीं कि आप किसी हीरो हीरोइन की रख लो, भगवान की या किसी भी अच्छी किसी मूर्ति या किसी पत्थर को रख सकते हो, उसको देखते रख सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो। या फिर चुपचाप से बैठ करके सांसें अंदर बाहर कर सकते हो, मतलब लंबी सांसें लो, छोड़ो, 4 सेकंड का पोज करो, फिर उसको लो 4 सेकंड, मतलब अपने अंदर ही शरीर में रखो, फिर 4 सेकंड बाद छोड़ दो और फिर 4 सेकंड वेट करके फिर सेम प्रक्रिया करो। ये आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, आप गूगल भी कर सकते हो। योगा में तो आप वो सब लिख सकते हो कि जो योगा कर सकते हैं। 21 तारीख को 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारी योजनाएं की जाती है, टीवी वगैरह पर भी दिखलाया जाता है, बहुत सारी योगा सिखलाया जाता है, फ्री चैनल भी, और बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो ये सब करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट।
समय प्रबंधन, तो स्ट्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। जब हमारा गड़बड़ रहता है, हम सही टाइम पर कोई काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा कॉज है, इसका कारण है हमारे स्ट्रेस का। अगर कोई काम हम टाइम पे नहीं करेंगे और जब उसका टाइम निकल जाएगा तो हमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा। और उसकी टाइम सीमा उतनी है, जैसे असाइनमेंट हो गया कॉलेज का, स्कूल का तो उसमें क्या होता है कि हम टाइम पे नहीं लिखेंगे, डेट है लास्ट है 30 अप्रैल तक, जून तक, और हम क्या करें, अभी तक हम स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो हमें फिर बाद में स्ट्रेस होगा। तो टाइम का जो है सही से प्रबंधन करना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। समय की बर्बादी को नियंत्रण करना, मतलब जो भी फालतू काम है, इधर उधर घूमना, फ़ोन को ज़्यादा यूज करना, इन सबको कम करके हम जो मेन काम है हमारा, जो भी हमारे टाइम मतलब टाइम पीरियड के दौरान जो मतलब कुछ काम जो होती है एकदम टाइम सीमा रहती है, जैसे बैंक का काम है ज़रूरी है, ठीक है, बिजली बिल टाइम पे जमा करना ज़रूरी है, गैस सिलेंडर का नंबर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, विश करना ज़रूरी है। ये सब काम हम इंपॉर्टेंट, अगर टाइम पे एग्ज़ाम की तैयारी करना है ना, उसका सिलेबस तैयार करना, ये सब काम जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको एकदम टाइम पे करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब किसी जगह आपको मान लो 2 घंटे जाने में लगता है और आप घर से निकलते हो 15 मिनट लेट, तो क्या होगा, उससे भी देर होगा आपके जाने में। तो बार बार आप बॉस से ताना सुनोगे तो उससे भी आपको तकलीफ होगी, स्ट्रेस में जाओगे कि यार बार बार लेट हो जाता है। तो आप ट्रैफिक को ध्यान में रखकर, ट्रैफिक को तो आप हटा नहीं सकते हो हर दिन, ठीक है। जब पता है कि ट्रैफिक हर दिन जाम लगाती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हम उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेंगे, हम आधे घंटे पहले ही घर से निकल जाएंगे, हाँ, ये सब काम कर सकते हैं। प्राथमिकता, जो भी पहला काम है उसको हम पहले करेंगे, प्राथमिकता पहले देंगे, ठीक है, ज़रूरी कामों को। समयबद्धता, शेड्यूल बनाएंगे कि हाँ छोटे कामों को एक साथ करना है, छोटे छोटे काम, जो भी बाहर की खरीद बिक्री का काम है, अगर हम बैंक का काम करने के उसी टाइम हम बिजली बिल जमा कर देंगे या ऑनलाइन मोड में कर देंगे सब काम, तो और भी जल्दी हो जाएगा, घर बैठे भी कर सकते हैं। या जो थर्ड पार्टी कर सकती है काम, जैसे किसी जगह सिग्नेचर आपका लेना है तो वो आप ही कर सकते हो, या जो थर्ड पार्टी काम कर सकते हैं, बिजली बिल आपका थर्ड पार्टी जमा कर सकती है, गैस का लाइन लगा सकती है, सब्जी लाने का काम कर सकती है ना, किसी गिफ्ट को खरीदते हैं वो काम कर सकती है, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम आपके घर के लोग भी कर सकते हैं। तो ये हम थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को काम सौंप सकते हैं, तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी में रख देंगे, ठीक है, शेड्यूल बना देंगे सब काम, ये सब काम हम कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए, वर्कर्स के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब छोटे बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमारे हर जीवन के हर मोड़ पे काम आती है, ठीक है। माइंडफुलनेस देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ माइंडफुलनेस पे टिप्पणी लिखने ये भी बोल सकता है। तो माइंडफुलनेस लोगों को स्वयं के सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके, शारीरिक संवेदनाओं को समझने और वर्तमान समय में अपने आप आसपास के प्रति जागरूक होने के लिए बढ़ावा देता है, उसको समझाता है। जैसे हमारे विचार क्या चल रहे हैं, कंटिन्यूस हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है, आखिर इतने सारे विचार चल क्या रहे हैं, क्या मेरा कोई काम बच गया है, अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना है, ठीक है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, हमें एंजाइटी महसूस हो रही है, हम खुश महसूस कर रहे हैं या नर्वस है तो क्यों है, कोई तो रीज़न होगा, है ना, क्या हम मेंटली फिट नहीं है, क्या हमारा शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी है क्या मैं हेल्थी नहीं हूँ, या मुझे कोई परेशानी है, मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं फ़ैन ऑन करूँगी ना। तो ये सब चीज़ सोच करके हम करते हैं ना कोई काम। इससे मुख्य रूप से उन चीज़ों पर ध्यान देना शामिल है जो आम तौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, अपने डे टू डे लाइफ में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा वेट इतना कैसे बढ़ गया है। तो हमें एक्सरसाइज करना होगा, अपनी डाइट को सही लेना होगा, भोजन भी हम हड़बड़ में करते हैं, तो हमें क्या करना, माइंडफुलनेस के लिए धीरे धीरे आराम से सही स्थिति में बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते टाइम क्या करते हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम जुर्माना भर सकते हैं आगे चलकर ट्रैफिक पुलिस वालों को। फिर उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होगा कि यार 2000 का लॉस हो गया, आज इतने पैसे का लॉस हो गया। तो छोटा सा काम आप कर लोगे तो आपका टाइम भी सही जाएगा, आपको दोबारा अप डाउन भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। ऑटो पायलट मोड में होता है ये सब जो काम होता है, ऑटो पायलट मोड में होता है, मतलब ऑटोमेटिकली होने वाले गतिविधि जो होता है डे टू डे लाइफ में, जैसे ब्रश करना, नहाना, ये सब ऑटो पायलट मोड में होता है। आप खुद से जो एक्टिविटी रोज़ करते हो, जैसे सुबह उठ के किसी का आदत होता है पानी पीना, खिड़की खोलना, बेड अपना सही करना, तो ये सब ऑटोमेटिकली आप डेली कर लोगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी एक्टिविटी को 21 दिन तक या 45 दिन तक कंटिन्यूस करते हैं ना, 1-2 महीने तक, तो हमारे हैबिट में आ जाती है, ठीक है। माइंड को लगता है कि ये तो रोज़ का काम है, जैसे 1 घंटा बुक रीड करना, है ना, नहाना, नहाने के बाद पानी पीना, है ना, चाय पीना, ये सब हमारे एक्टिविटी में चली जाती है दिनचर्या में। जबकि माइंडफुलनेस में जागरूक होना, किसी काम को आप कर रहे हो तो वो ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, इस काम का आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं माइंडफुलनेस में।
तो लो, हमारा सेकंड ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये रहे इसके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम ब्लॉक 3 का यूनिट 5 पढ़ेंगे, अलग अलग ब्लॉक करके उसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।